ये पीडीएफ आपके लिए तैयार इस तरीके से किया गया है कि जो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यहां पर अब सॉल्व कर दी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीयूईटी बीए 2022 का आप फॉर्म कैसे भरेंगे। जितने भी समस्याएं आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड हैं वो आज इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। सीधा सीधा मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कि भैया देखो, अगर ये चीज है तो इसको आप कैसे भरोगे। पूरा आपको डिटेल्ड मैं आपको एक तरीके से मैंने सारा होमवर्क आपको करके मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फॉर्म में हम नोटिस करेंगे तो हमको समस्या कहां पे आ रही है। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का काम है, बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म भरना, वो हम लोग भर ले रहे हैं। समस्या हमको सबसे पहले आ रही है यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स के सिलेक्शन की। हम किस किस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरें, उनके किस किस कोर्सेज में अप्लाई करें। फिर बात आती है स्लॉट में कैसे हम टेस्ट पेपर्स का सिलेक्शन करें। इन सारे स्टेप्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा और डेडिकेटेड बीए कोर्स के लिए आपका ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम के सिलेक्शन, उससे रिलेटेड बातचीत कर लूंगा और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं कि मेरा पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, मेरा नया वाला बना नहीं है, 10 दिन बाद बनेगा। इन सारी समस्याओं की बात मैं इस वीडियो में आज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग करूंगा तो बात करूंगा यहां से कि हम लोग यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि आप जितना चाहो उतने यूनिवर्सिटी के और जितने चाहे उतने मैक्सिमम कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल होने चाहिए। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बीए के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यह बात आपको एक वीडियो में ऑलरेडी दी जा चुकी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कि वहां पर कि बीएचयू में बीए के कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे हैं, या किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज में कैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, वहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये ऑलरेडी एक वीडियो में दिया जा चुका है। सर, इस वीडियो में क्या बताएंगे आप? इस वीडियो में मैं आपको यहां पर यह बताने वाला हूं, खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो कि आपको उस वीडियो में एक बात की मिसिंग लगेगी। कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि और भी ऐड हुई हैं। मैं उन सभी को यहां पर इंक्लूड करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म में दिखाना यह चाहूंगा कि देखिए, फॉर्म में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को यूनिवर्सिटी और उनके प्रोग्राम का सिलेक्शन करना होता है। इसको कैसे भरना है, इस स्टेप को मैं आपको एक बार समझाता हूं, फिर आपको मैं सॉल्यूशन देता हूं। देखिए, यहां पर क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मुझको एएमयू में भरना है, तो एएमयू मैंने सेलेक्ट किया। फिर एएमयू के मैंने किसी प्रोग्राम को, जैसे कि मान लीजिए मुझको बीए ऑनर्स हिंदी भरना है, तो मैंने यहां पे बीए ऑनर्स हिंदी को ऐड कर दिया। अब आप एएमयू के और भी जितने चाहो उतने कोर्सेज में यहां अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीए ऑनर्स पर्सियन में चाह रहा था, मैंने बीए ऑनर्स पर्सियन यहां पे ऐड कर दिया। तो ये दो कोर्सेज आपके यहां पर ऐड हो चुके हैं। तो कोर्स का एडिशन जो हम लोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, जितने चाहे उतने यूनिवर्सिटीज में ऐड कर सकते हैं और जितना चाहे उतने प्रोग्राम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। सर, समस्या यहीं पर है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन कौन से यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी के किस किस प्रोग्राम में हम लोग यहां पर अप्लाई करें, यही तो नहीं हमको समझ में आ रहा है। और अगर उस प्रोग्राम में हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या वो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्या पूछेगा वो। तो इसी चीज का वन सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है वो है आपका ये पीडीएफ। इस पीडीएफ को आप यहां पर अब ध्यान से देखिए। ये पीडीएफ आपके लिए तैयार इस तरीके से किया गया है कि जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यहां पर अब सॉल्व कर दी जा रही है। यहां पर है यूनिवर्सिटी का नाम, यहां पर है उसका प्रोग्राम का नाम कि कौन कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर आपको दिया गया कि कौन कौन से पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। सीयूईटी में आपको कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे। अब देखिए, यहां पे अगर इसको हम सबसे नीचे लेके जाएं, यहां पर अगर आप सबसे नीचे आते हो, देखिएगा, एक मिनट, यहां पर देखिए, ये देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका सबसे नीचे है, मतलब एक तरीके से सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई है। देखिए, अब यहां पर देखिए, जैसे कि आपको ये समझना कैसे, इस पीडीएफ को पहले एक बार मैं समझा देता हूं कि आपके लिए यूजफुल कैसे है और आपका ये जो यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन वाला जो कॉलम है वो आप आसानी से कैसे भर सकते हो, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए करना चाहते हो तो दो तरीके से, एक बीए ऑनर्स सोशल साइंस और एक बीए ऑनर्स आर्ट्स। ठीक, अब यहां पर आपके लैंग्वेज, यहां पर आपसे वो पूछेगा क्या पेपर में, वो भी लिख दिया मैंने
मैंने यहाँ पे कि आपसे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक लेनी है और एक जनरल टेस्ट में आपको पेपर देना है। ठीक, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीडीएफ में देखा कि बीएचयू में दो प्रकार के कोर्सेज है, एक बीए आर्ट्स और एक बीए सोशल। तो हम तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे, कहां पर है, यहाँ पर है। अब इसमें हम ढूंढेंगे हमारा बीए ऑनर सोशल साइंस कहां है, वो हमने ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे बीए आर्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बीए आर्ट्स भी ऐड कर देंगे, बस देख लीजिएगा है कहां आपका। ठीक है, ये बीए ऑनर्स आर्ट्स है, हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक, तो अगर एक बात मैं बता दूं, ये मैं डेडिकेटेड बीए के लिए बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो आप अगर कैंडिडेट हो तो आप बीएलएलबी भी यहां पर कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बीए के लिए है। बाकी जो कोर्सेज होंगे बीएलएलबी और भी जो भी होंगे वो अलग वीडियोस में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया। अब यहां पर आइए आप, अब यहां पर आइए फिर से आपने जैसे बीएचयू के दो कोर्सेज ऐड कर लिए। अब आपने देखा अगला कौन सा है, जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब यहां पर आपने देखा कि आपके सामने बीए ऑनर्स पर्सियन, पाश्तो, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, चाइनीज, इतने सारे यहां पर लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, मतलब आपके सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझको जेएनयू के किसी न किसी फॉरेन लैंग्वेज से बीए करने का आप सोच रहे हो, ठीक, एक बात ये होगी। दूसरी बात, आपको अभी नहीं पता है कि मुझको यहां से करना है कि नहीं करना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अभी फॉर्म में फिल कर दीजिए। अरे लेना है नहीं लेना है, ये हम एग्जाम देने के बाद हमारे पास अच्छा खासा समय मिलेगा, तब हम सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, चीजों को समझेंगे, काउंसलिंग करेंगे अपनी। लेकिन वो बात की बात है, अभी आप फॉर्म में भर दो। फॉर्म में भरने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फॉर्म में आप मैक्सिमम कोर्सेज भर दीजिए। यहां पर ये जो पीडीएफ बनाया गया है वो मैक्सिमम कोर्स को लेकर बना दिया गया है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स में अप्लाई कर दीजिए अभी फिलहाल। बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको जाना कहां पे है। ठीक, और कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी, कोई एक्स्ट्रा कोर्स ऐड करने से आपको कोई बाहर नहीं निकाल देगा, ना ही ऐसा होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई इशू नहीं, आप भर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा जेएनयू के इतने सारे कोर्सेज हैं और सब में पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए। सब में क्या पूछ रहा है, सब में इंग्लिश लैंग्वेज पूछ रहा है और जनरल टेस्ट पूछ रहा है। ठीक, वो यहां पर नहीं कि आपसे स्पेनिश है तो स्पेनिश पूछेगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, दो ही चीज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे अपने फॉर्म में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहां पे हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कहां गया आपका जेएनयू, ये है आपका, ये है जेएनयू। अब जेएनयू के कोर्सेज को सेलेक्ट करना शुरू करिए। पर्सियन पहले हो गया, फिर यहाँ पे अरेबिक हो गया, फिर यहाँ पे मैंने पाश्तो कर लिया, फिर यहाँ पे चाइनीज कर लिया, फिर यहाँ पे फ्रेंच कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे जर्मन कर लिया। इस तरीके से मैंने कोर्सेज को ऐड करते चला गया। समझ में आ रहा है पीडीएफ यहाँ पे आपको किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या मैंने ऐसा क्यों किया कि इसको पीले रंग से रंग दिया है, क्या रीजन है, इसका रीजन है जो पीले रंग से रंगे गए हैं वहां पर कुछ समस्याएं हैं। समस्या इस तरीके की है, यहां पर बीए के ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ढेर सारे कोर्सेज हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहां पर यह है कि बीए के दिल्ली में आप उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हो जो आपके क्लास 12th में आपने पढ़ा है। अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से पेपर नहीं दे सकते हैं। बहुत क्लियर एंड स्पष्ट बात, आप ये सुन लीजिए। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से पेपर तभी दे सकते हैं अगर आपने 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है, आपका सब्जेक्ट रहा है, तो भी दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहां पर एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पीसीएम बैकग्राउंड, पीसीबी बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, बीए करना चाह रहे होंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट से पेपर देना पड़ेगा। तो आप चाहो तो कर सकते हो अप्लाई, बिल्कुल रोक टोक नहीं, लेकिन वहां पर आपको अपने 12th के सब्जेक्ट से ही पेपर देना पड़ेगा। अब यहां पर इनकी क्या क्राइटेरिया है वो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, ये सब चीजें और भी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। अब इसी तरीके जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लोगे, फिर धीरे धीरे हैदराबाद जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, फिर जामिया, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाओगे और भी यूनिवर्सिटीज आपको मिलती जाएंगी। अब यहां पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनिए। समझ गए होंगे ना कि लाइन वाइज आपको एक एक यूनिवर्सिटी पकड़ना है, उसके सारे कोर्सेज को देखना है, उन सभी कोर्सेज में आपको अप्लाई करते हुए चले जाना है। बस एक चीज का याद रखिएगा, वहां पर अप्लाई आप मत करिएगा। जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी गलती से आ गया, इसको डिलीट कर दूंगा मैं।
अब देखिए यहां पर उन कोर्सेज में आप मत अप्लाई करिएगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्स में ऐसा है, जैसे मान लीजिए वो है, मान लीजिए है बीए एंथ्रोपोलॉजी, अब वो डोमेन के एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को वो पूछेगा पेपर में, तो उसको मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप एंथ्रोपोलॉजी का पेपर नहीं तैयार करोगे ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे, कोई बच्चा तैयार कर रहा होगा वो अलग मैटर है, उससे फिर हमको नहीं मतलब है, ठीक है। अब कहीं पर अगर, अब जैसे कहीं पर ऐसा है कि वो ऐसा कर रहा है कि आप बीए इकोनॉमिक्स में तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप 12th में आपके मैथ्स का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, या मैथमेटिक्स आपसे वो पूछेगा डोमेन में, तो वहां पर भी आप देख लेना, मत अप्लाई करना। तो वो चीज यहां पर आपके साइड में लिखा हुआ है, और जहां पर डाउट है वहां पर मैंने इसीलिए, जैसे देखो यहां पे एंथ्रोपोलॉजी जनरल टेस्ट और इंग्लिश पूछेगा, आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो दे सकते हो लेकिन एंथ्रोपोलॉजी नहीं दे पाओगे, तो यहां पर आपके लिए होगा कि आप इसको जो है वो छोड़ दीजिए, इसको मत फिल करिए, ठीक है। चूंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए पीडीएफ नहीं बना रहा हूं, तो इसीलिए मैंने यहां पे सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट को यहां पे ऐड करके रखा हुआ है, ठीक। अब इसी तरीके से हाँ, ऐसे ऐसे जगहों पे, जैसे जहां पर ऐसा है कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि जहां पे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ रहा है वो, तो मैंने खुद उनको रिमूव कर दिया। जैसे यहां पर एक था जिसमें आपके मास कम्युनिकेशन आपके डोमेन में पूछा जाएगा, तो मैंने नहीं रखा उसको, क्योंकि मैं मानता हूं कि मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट बहुत ही रेयर बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, वो फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर इंटीग्रेटेड बीएमए इन चाइनीज है, लेकिन पूछेगा क्या, जनरल टेस्ट पूछेगा, तो हम इसको भर सकते हैं, ये हमारे रीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आते जाओगे, पूरा पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगा। कहां मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब सुनिए यहां से, ये बहुत खास बात है जो आप मिस कर रहे होंगे अभी तक। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज जो कि प्राइवेट हो, डीम्ड हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी यहां पर ऐड हुई हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस नाम से फेमस है, बहुत ही फेमस है। यहां पर कुछ नहीं, आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेगा और जनरल टेस्ट लेगा, बस, कोई डोमेन का एग्जाम नहीं लेगा। टिस बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा, आप एक बार सर्च करोगे तो पता चलेगा, सोशल साइंस के एरिया में सबसे टॉप पे है। अब यहां पर दूसरी बात यह भी समझिएगा, ये सीयूईटी का स्कोर आपका स्टेज 1 होगा। सीयूईटी की स्कोर के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे स्टेज 2 के लिए। टिस के अपना नियम है, टिस, इसीलिए मैंने इसको पीले रंग से रंग दिया है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे सिलेक्शन हो जाएगा। सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे स्टेज 2 के लिए। फिर स्टेज 2 अगर आप क्लियर कर लोगे उनका, जो कि उनका एप्टीट्यूड वाला होगा, जिसमें वो इंटरव्यू लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, तो वो जो अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तब आपका एडमिशन यहां पर होगा। इसी तरीके से यहां पर एसआरएम यूनिवर्सिटी है आपका, यहां पे इसको भी आप देख सकते हो यहां पे। इसी तरीके से यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये भी जो आपकी प्राइवेट है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी देखिए कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट लेगा। अब यहाँ पर मुझको कुछ डाउट भी लग रहा था, जिस तरीके से, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सारे कोई भी कोर्स आप भरेंगे सब में सिर्फ इंग्लिश पूछेगा, ऐसा वो लिख रहे हैं। मुझको लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बाद में सुधार किया जाएगा, लेकिन मैं अभी बोलूंगा आप भर दो ये सब फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये सब अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, इनको आप भर दीजिए। अभी लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ को समझ पा रहे होगे। ये सब बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी बढ़िया है, इसको भी आप भर सकते हो। आईआईएमटी है आपका, ये भी आप भर सकते हो, ठीक है। यहां पर इस तरीके से मैंने सारे यूनिवर्सिटी मैक्सिमम जितने आपके सीयूटी में शामिल हैं, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो, मैंने यहां पे दे दिया आपको। बस मैं आपको एक सजेशन यही दिया हूं कि भैया एक बार पेपर को चेक कर लेना, अगर एकदम कुछ अजीब पूछ रहा है वो, ठीक है, जैसे कि मान लिया कहा कि आपको पर्शियन डोमेन देना है, तो वहां सब आप उसको स्किप कर देना, बाकी आप सारे कोर्सेज को भर देना। भरने का तरीका मैंने बताया, एक यूनिवर्सिटी आपने देखा, उसको जाकर ऐसे पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। यही बात हम लोग बोलते थे कि आपको हमने होमवर्क दिया था, लेकिन वो होमवर्क हमने आपको करके दे दिया है। आप आराम से यूनिवर्सिटी का नाम देखिए, उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए, फिर जो जो प्रोग्राम्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। ये हुआ आपका यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के सिलेक्शन की बात। जब भर लेंगे तो यहां पे अपना आगे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, ये आपका यहां पे प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने क्या क्या भरा है। ये मेरा फाइनल नहीं है, मैं तो 4-5 भर के आगे बढ़ जा रहा हूं, लेकिन आप मैक्सिमम भरिएगा, ये मेरा सजेशन है। जितना मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, जितना मैक्सिमम कोर्स भर सकते हैं अभी भर दीजिए। बाद में ये पछतावा ना होने पाए कि मेरा तो उस यूनिवर्सिटी में मेरे इस नंबर पे सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैंने फॉर्म में भरा ही नहीं था, गलती कर दिया मैंने। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो फॉर्म ऑलरेडी भर चुके होंगे और वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज में फॉर्म भरे होंगे।
आप ये मान के चलो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है कि करेक्शन की जब डेट आएगी तो वहां पे आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा कि आप और भी यूनिवर्सिटी और भी कोर्सेज ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वहां पर आप इस पीडीएफ का यूज करते हुए तब आप ऐड कर लेना, ठीक है। ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, मैं ये बता दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे, जहां पर हमको क्या करना है, जहां पर हमको यहां पे टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट पेपर के जब आप सिलेक्शन में आओगे तो इसमें सभी थोड़ा पहले से भरा हुआ है, इसको मैं भी खाली कर देता हूं। मैं आपको बताता हूं, आपके सामने दो स्लॉट्स हैं, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। इन्होंने स्लॉट वाइज डिवाइड इस तरीके से किया है कि कुछ कुछ पेपर स्लॉट 1 में दे दिया, कुछ स्लॉट 2 में दे दिया। कोई स्लॉट कंपलसरी है क्या देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जो मन चाहे उस स्लॉट में आप पेपर फॉर्म अपना भर सकते हो, टेस्ट पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। कैसे? पहले स्लॉट में एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे स्लॉट में हम 2 लैंग्वेज और 4 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके टोटल फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप मैक्सिमम 9 पेपर दे सकते हैं। 9 पेपर में कैसा हो जाएगा आपका 9 पेपर कैसे आप दे सकोगे? अगर आपने 2 लैंग्वेज चूज कर लिया तो 2 लैंग्वेज, ठीक है, 4 डोमेन, 2 लैंग्वेज और इसके बाद आप 6 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आप दे सकते हैं। 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन, एक जनरल टेस्ट। या तो ये करिए 9 पेपर हो गया, या 3 लैंग्वेज, 5 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आप ये दे सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेंगे, जैसा आप चाहो वैसा सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपके तरफ से आएगा, सर हम कौन कौन सा पेपर दें? पेपर हमको वो देना है, हमको वो पेपर सेलेक्ट करने हैं जिनसे हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स को हम पकड़ सके, हमारी पकड़ में हो। ये कैसे कर पाएंगे सर? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, एक बार ऑब्जर्व करिएगा इस पीडीएफ को, और यहां पर ये जो पेपर लिखा गया एक बार इसको ऑब्जर्व करिएगा। अगर आप इस पेपर को ऑब्जर्व करते हो तो आप एक चीज यहां पर नोटिस करेंगे, पहले एक बार अपना ऐसे लिखिए अपने लिए। तो अगर हम देखेंगे तो 3 चीजें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास लैंग्वेज, एक है हमारे पास डोमेन और एक है हमारे पास जनरल टेस्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज आपकी अपनी कैपेबिलिटी को भी चेक कर लेना है कि हमसे कितना तैयार हो पाएगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम को कवर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन देता हूं। देखो क्या है, लैंग्वेज में आप ये समझ रहे होगे कि मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब सुनिएगा यहां पे, फिर अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन आपको कम से कम 3 तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर 3-3 डोमेन को सिलेक्ट करने की बात वो बोला है। कहीं पर 2 डोमेन भी है, लेकिन है लगभग 3। तो 3 में कौन सबसे ज्यादा फेमस अगर मैं बात करूं तो क्या है? सबसे ज्यादा फेमस है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम है। अगर हम बात करें इसके आगे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लेकिन वो सब बहुत कम जगहों पे हैं, या बहुत कम जगहों पर ऑप्ट करने के लिए वो आपसे बोलेगा। 3 डोमेन ये हो गए, और फिर आपका ये जनरल टेस्ट तो है ही। अब यहां पर आप सुनिए, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा, बस केवल सुनिएगा सही से। जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। मोस्ट ऑफ दी, मैं बोलूंगा लगभग 99% जगहों पे आपका जनरल टेस्ट को इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो ये तो आपको 110% फिल करना है और इसकी तैयारी आपको करनी ही करनी है। दूसरा कंपलसरी क्या है? दूसरा है आपका लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में एक बात सुनिएगा, लैंग्वेज में ऐसे कई जगहों पर है जहां पर उन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया, आपको पेपर इंग्लिश का ही देना है। जैसे आपके जेएनयू में ही कंपलसरी है, जैसे आपके टिस में ही कंपलसरी है, और भी ऐसी कई जगहों पे है। आप देखोगे वो जो पीडीएफ है वहां पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कई जगहों पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पेपर देना है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देने का ये मतलब नहीं पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, ये नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब हो गया, मैं कहना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश का पेपर, ठीक है। हाँ, कई जगहों पर आप हिंदी भी कर सकते हो, क्योंकि कई जगहों पे उसने क्या किया है कि कोई भी एक लैंग्वेज आप ले लो, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, जैसे देखो, अगर आप अगर ऐसे कैंडिडेट हो कि आप अगर इंग्लिश ऑप्ट करते हो, मान लीजिए ऐसा है कि आप इंग्लिश तैयार करते हो, आपको इंग्लिश में ही आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश सब्जेक्ट ही आपको पेपर देना है, तब तो देखिए आप जहां जहां ये बोला है कि कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, और जहां जहां बोला है कि आप इंग्लिश ले लेंगे, देखिए 2 बातें आ रही हैं, एनी वन लैंग्वेज, एक तो ये बात आ रही है एनी वन लैंग्वेज, और एक बात आ रही है यहां पे इंग्लिश ले लें,
जहां पर कंपलसरी किया है वहां पे इंग्लिश कंपलसरी किया है। हिंदी कंपलसरी करने वाले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, तो हिंदी कंपलसरी वाला कहीं नहीं है। तो या तो एनी वन लैंग्वेज या तो मैक्सिमम जगह पर क्या है, इंग्लिश। तो जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है, कंफर्टेबल है, पेपर देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए तो नैया बच जाएगी, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वो क्या करेंगे, लैंग्वेज में वो ले लेंगे इंग्लिश, ठीक है। फिर जनरल टेस्ट उनको लेना ही लेना है, जनरल टेस्ट ले लेंगे, और प्लस आप कोशिश करिए तो 3 डोमेन की अभी मैं बात करता हूं, तो अगर आप 3 डोमेन तैयार कर सकते हो, कम से कम 3 डोमेन आप तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम जगहों पे आप हाथ पैर मार सकेंगे। उसका रीजन बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स है बी ऑनर्स हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री ही आपसे पूछेगा। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, वो आपसे पॉलिटिकल साइंस ही पूछेगा। बी ऑनर्स ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप ऐसे 3 सब्जेक्ट तैयार रखोगे तो जहां पर इस तरीके की बात आएगी कि आपको 3 डोमेन में पेपर देना है, वो भी आपसे काम निकल जाएगा। 2 डोमेन में पेपर देना, वो भी निकल जाएगा। और जहां पे इंडिविजुअल एक डोमेन का ही पेपर हो रहा है कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर देना है, वो भी आपके निकल जाएंगे। तो 3 डोमेन तैयार कर लेंगे तो हमारा काम ओके हो जाएगा। तो एकदम बेस्ट सिचुएशन यही होगी अगर ये 3 डोमेन भी हम लोग तैयार रखेंगे तो। बात समझ गए मेरी। अब यहां पे समस्या आएगी हिंदी वालों के लिए। हिंदी वाले क्या करें भैया, देखो हिंदी वाले वो बच्चे, वो जगहें जहां पर सिर्फ कह रहा है कि एनी वन लैंग्वेज, वो तो बच गए वहां पे। बाकी इस चीज को वो फॉलो कर लें, उनका काम ओके हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे ये नहीं रोक रहा हूं कि आप इकोनॉमिक्स नहीं तैयार कर सकते हो, आप साइकोलॉजी नहीं तैयार कर सकते हो, आप यहां पे सोशियोलॉजी नहीं रख सकते हो। अगर आप कोई डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के किसी डिजायर्ड प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो, वहां पर अगर नीड है तो आप यहां पर ऐड कर लेना, मैं रोक नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम को अगर आपको कवर करना है तो आप कौन से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक। अब हिंदी वाले के लिए क्या समस्या आ रही है, हिंदी वाले के लिए समस्या आएगी जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। अब हिंदी वाले 2 काम कर सकते हैं, या तो एक काम करें, हिंदी तो उनको लेना ही लेना है, हिंदी के साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज भी फॉर्म में भर दें। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपके कंफर्ट जोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाह रहे हो कि हम जो जहां पर इंग्लिश कंपलसरी है वहां को भी अगर हम लोग कवर करना चाहते हैं, उसको भी पकड़ना चाहते हैं, तो वहां पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार कर लें, तब तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। या अब ये भी होगा, अब आप कहोगे सर इससे अच्छा हम सिर्फ इंग्लिश ही तैयार कर लें, कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप जानते हैं आपके साथ समस्या क्या होगी, अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो आपका नंबर खराब आएगा। यहाँ पे हिंदी में अगर आप कंफर्ट है तो हिंदी में नंबर अच्छा स्कोर करेंगे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर कह रहा है कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे कि बीएचयू है, बीएचयू कहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज आप ले लो, डीयू भी कहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज लेना, कोई कंपलसरी नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां के केस में यही हो जाएगा कि हम लोग जो हैं, हम लोग सेफ जोन में चले जाएंगे, ठीक है भाई। कह रहा कोई भी एक लैंग्वेज, तो अगर हम दोनों लैंग्वेज में पेपर दिए रहेंगे, जो नंबर अच्छा रहेगा उसमें हम जो है वो हमारा कंसीडर कर लिया जाएगा मेरिट में, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी ही सिर्फ ले रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज आप भूल जाओ, उनके बारे में आप मत सोचना जहां पर इंग्लिश कंपलसरी होगा। दूसरा चीज, अगर आप उनको भी पकड़ना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों आप तैयार कर लो, ये आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ये मत करना सिर्फ हिंदी आप कंफर्ट हो और चले गए इंग्लिश में कि नहीं हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश से ही सब में काम चल जाएगा, ये मत गलती करिएगा, फिर मार्क्स खराब हो जाएगा। तो फिर जहां पर एनी वन लैंग्वेज वाला था वहां पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक काम करो, अभी फॉर्म भरते समय आप 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों ले लो, ठीक है। अगर सिर्फ इंग्लिश वाले हैं आप कि इंग्लिश में ही आपको पेपर देना है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट करना है, तब कोई नीड नहीं है। लेकिन हिंदी वाले चाहे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, नहीं चाहे तो सिर्फ हिंदी ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन की बात नहीं है। टेस्ट पेपर के सिलेक्शन की सारी बात मैंने कर लिया। अब आइए फॉर्म भरने में मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे फॉर्म में कैसे भरना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखिए, आप स्लॉट भरने का भी समझिए। यहाँ पे स्लॉट भरने का पहले समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए, अगर जैसे कि आपने लिया एक लैंग्वेज
एक जनरल टेस्ट और 3 डोमेन। देखिए आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है, ये कंपलसरी है ना, जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। और जनरल टेस्ट सिर्फ स्लॉट 1 में मौजूद है, सिर्फ स्लॉट 1 में। तो कुछ भी कर लेंगे आप फंस जाएंगे। जनरल टेस्ट तो आपको देना ही देना है, तो पहले स्लॉट में आपको आना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, यहां से एक लैंग्वेज लेना है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूं, तो मैंने इंग्लिश यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लिया। अब मान लीजिए हमको 2 डोमेन देना है, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, एक डोमेन यहां पर दे दो, 2 डोमेन दूसरे स्लॉट में दे देना, या 2 डोमेन यहां दे दीजिए, एक डोमेन दूसरे स्लॉट में दे दीजिएगा, जैसा आपका मन करे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले लिया और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लेता हूं। रुक जाइए, नहीं एग्रीकल्चर कहां सेलेक्ट हो रही है, 1 मिनट, ये है हिस्ट्री आपका, ये मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो एक लैंग्वेज हो गया, 2 डोमेन हो गया, एक जनरल टेस्ट हो गया। अब हमारा एक डोमेन और बच रहा है। ठीक है, अगर आपको एक लैंग्वेज और लेनी है तो यहाँ पर एक लैंग्वेज और ले लीजिए। ठीक है, इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब 2 लैंग्वेजेस हो चुके हैं हमारे, अब एक डोमेन और देना चाहते हैं हम। तो पहले ये डोमेन आप यहाँ पे मान लीजिए आप ज्योग्राफी और ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ज्योग्राफी आप ऐड कर लो। ज्योग्राफी कहाँ है, यहाँ पे ज्योग्राफी मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं मैं साइकोलॉजी भी पढ़ लूंगा, मैं साइकोलॉजी तैयार करके जहां जहां पर साइकोलॉजी वाला उसको दे सकता हूं, तो आप यहां पे साइकोलॉजी भी ऐड कर सकते हो। नहीं है, कोई नहीं है आपके पास, आप नहीं कुछ अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पर आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर भी अगर आपको नहीं भरना है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने क्या क्या भर लिया, यहां पे देखिए हमने भर लिया इंग्लिश, 2 डोमेन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जनरल टेस्ट, हिंदी, ज्योग्राफी, ये मैंने इस तरीके से 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट मैंने यहाँ पे भर लिया। ठीक है, ये चीज हो गई। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला भी इसको हटा दीजिए, ये तब काम देगा जब कहीं से अगर आप बीए बीएड का प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो वहां पर डोमेन में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म भर लेंगे। जो जो हमको डोमेन में कुछ नहीं, मतलब जो जो कॉलम हम खाली छोड़ेंगे वो खाली नहीं छोड़ेंगे, वहां पे नॉट एप्लीकेबल हम लोग फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे अगर हमें ये दूसरा वाला लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मैंने डाल दिया। जैसे मुझको यहाँ पे हिंदी लेना था, हिंदी ले लिया। तो जहां पे नहीं भरेंगे वहां पे नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। ये करते ही इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के साथ ही हमारा ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा। सारी यूनिवर्सिटी कैसे टेस्ट पेपर, वो सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से आपसे कहेगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे आप उन सब चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम की बात मैं बताना भूल गया, इसको अपडेट करते हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम की बात देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अब सबसे पहले बात ये समझिएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलैंग्युअल होगा, मतलब 2 भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा, जिसमें से एक भाषा इंग्लिश फिक्स होगी, मतलब आपका पेपर इंग्लिश में जरूर रहेगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, लैंग्वेज सेक्शन उस भाषा में होगा जो भाषा आप चूज करोगे। जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो पेपर हिंदी में होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। जो ये क्वेश्चन पेपर के मीडियम की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं डोमेन और आपके जनरल टेस्ट के लिए। ठीक, डोमेन और जनरल टेस्ट के लिए। डोमेन और जनरल टेस्ट का पेपर आपका बाइलैंग्युअल होगा, एक लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी ही रहेगी, दूसरा आप जो सेलेक्ट करोगे वो रहेगी। अब देखिए मैं बताता हूं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मैं ये चाहता हूं कि मेरा डोमेन इंग्लिश में मुझको दिखे और मैं चाह रहा हूं जनरल टेस्ट मुझको हिंदी में दिखे, क्योंकि मैं जनरल टेस्ट वाला पेपर जीके होके मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। ऐसे बच्चे क्या करेंगे वो ध्यान से सुनिए। जैसे अगर क्वेश्चन पेपर मीडियम मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो मेरा पेपर 2 भाषाओं में दिखेगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। मैंने बोला ना इंग्लिश फिक्स है। मैंने क्वेश्चन पेपर मीडियम गुजराती सेलेक्ट कर लिया तो मुझको क्या होगा, मुझको गुजराती में पेपर दिखेगा और इंग्लिश में दिखेगा। ठीक है, तो मैं जानता हूं मोस्ट ऑफ द बच्चे हिंदी और इंग्लिश वाले होते हैं, तो मैं आपको मेरा सजेशन होगा क्वेश्चन पेपर मीडियम आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए। और अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको पेपर पूरा इंग्लिश में ही रहे, फिर वहां पे कोई दूसरी लैंग्वेज का आने का चांस ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया, तमिल, तेलुगु, गुजराती, तो आपको वो लैंग्वेज प्लस आपको इंग्लिश में आपको पेपर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी सेलेक्ट करना सबसे सेफ जोन है, हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेस्ट ये वाला काम कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे,
अब डॉक्यूमेंट की समस्या सुनिए, क्या समस्या है यहाँ पे। फोटो और सिग्नेचर की कोई बात मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आप कर लोगे, बहुत आसान सी चीज है। जो भी समस्या आ रही है वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट में समस्या आ रही है। क्या करें कैटेगरी वाले? देखो पहले जरूरत कहां पे पड़ती है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, चार यहां पे ऐसी हैं जहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कोई लोड ही नहीं है। लोड कैसे नहीं है सुनिए, यहां पे लोड कैसे नहीं है। देखिए हो क्या रहा है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए बोला गया है कि आपको 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। 1 जनवरी 2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। आपके पास 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड कर दो। आपने बनवाने के लिए दिया, बन के आ गया तो अपलोड कर दीजिए। बनवाने के लिए दिया लेकिन अभी 10-20 दिन बाद आएगा तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में इन्होंने एक रिलैक्समेंट दिया है, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उस फॉर्म को उठाइए। उठाने का मतलब उसको प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकाल के भर के उसको पीडीएफ के फॉर्म में स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, ठीक। मतलब यही जो अब प्रश्न आएगा सर कहां अपलोड करेंगे, यहीं पर अपलोड करेंगे। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना यहीं पर अपलोड करेंगे, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में स्कैन करके। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। अगर आपका नहीं बना है तो आगे चल के बनवा लीजिएगा, एडमिशन के टाइम पे यूज पड़ जाएगा। लेकिन अभी आपका काम जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। एससी एसटी वालों के लिए कोई डेट का लोड नहीं है, मतलब इनको 1 जनवरी 2022 के बाद का लाने का कोई भी यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोला है। इन्होंने ये बात बोला है एससी एसटी वालों के लिए कि आपके पास कोई डेट का नहीं है कि इतने डेट का इतने दिन का होना चाहिए, बस आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है सर एससी एसटी सर्टिफिकेट या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग किसका देंगे, स्टेट का, सेंट्रल का, किसका देंगे? कोई इशू नहीं है। स्टेट सेंट्रल मत सोचिए, आपको मैंने जो पीडीएफ दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उसमें मैंने एससी एसटी का क्या प्रोफार्मा होगा, ओबीसी का प्रोफार्मा क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या प्रोफार्मा होगा, वो वहां पे डाल दिया है मैंने कि नहीं, मतलब सीयूटी ने ऑलरेडी दिया हुआ था, बस मैंने वहां से निकाल के आपको दे दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए जैसे एससी एसटी वाला जब आप सर्टिफिकेट देखोगे तो नीचे उसने मेंशन करके रखा है कि कौन कौन से अथॉरिटीज इसको बना सकते हैं, कौन कौन से अथॉरिटीज की सिग्नेचर यहां पर मान्य होगी। वो क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, आपका जो भी तहसीलदार जो भी है, सारे उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। आपका काम क्या होगा, उसमें से पढ़िएगा आपका सर्टिफिकेट क्या इनमें से किसी एक से बना है। अगर बना है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर दीजिए। नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात, कई ऐसे बच्चे जो कि फॉर्म भर दिए हैं और गलत सर्टिफिकेट, पुराना सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के पहले वाला ही बना हुआ था, उसको उन्होंने वहां पे अपलोड कर दिया। वो बच्चे क्या करेंगे? आप परेशान मत होइए, पहली चीज अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिएगा इस चीज के चक्कर में। एक बात मान के चलिएगा, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इस केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये भी मैं बता रहा हूं, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। होता क्या है कि जैसे अभी आपको वो पेपर देने देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जब एडमिशन का समय आएगा आपका, तो वहां पर आपसे कहेंगे कि ये वाला नहीं चलेगा सर्टिफिकेट, आप हमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो नया वाला 1 जनवरी 2022 के बाद वाला लाके दो। तब आप उस केस में आपको वहां पर प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ओबीसी के बजाय जनरल ट्रीट कर लिए जाओगे, ईडब्ल्यूएस के बजाय जनरल कैंडिडेट ट्रीट कर लिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का साफ मतलब आपके लिए बस इतना सा है कि अगर आपने पुराना अपलोड कर दिया है तो टेंशन नहीं लेंगे। अगर करेक्शन विंडो ओपन होती है, वहां पर अगर उन्होंने बोला कि भैया देखो करेक्शन में आप चाहो तो अपना सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हो, वैसा ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांसेस इस चीज के। लेकिन अगर करेक्शन का है तो करेक्शन कर लेना, नहीं आया कोई इशू नहीं है। एडमिशन के टाइम पे आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब आप करके अपना काम निकाल सकते हैं। इस बात को समझे रहिएगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना ही मालवीय एकेडमी का आधिकारिक बयान है, ना ही एनटीए या सीयूईटी का आधिकारिक बयान है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू अब नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। पीडीएफ की जो बात मैं बोल रहा हूं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्म भरने में जो भी मेजर समस्याएं थी वो आपकी दूर हो चुकी होंगी। अब कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपको नहीं मिल चुका है, ठीक।
ठीक है। डिटेल में हर एक यूनिवर्सिटी में किस किस में कौन कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है उसको जानने के लिए आपको मैंने बोला एक वीडियो पे रिफर किया है, उस वीडियो को आपको जाके देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप अब फॉर्म आराम से भर सकते हैं। पीडीएफ जो मैंने दिया है इसको बढ़िया से यूज करिएगा, एक बार जरूर इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए ही ये मेहनत की गई है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी कोई अपडेट्स आएंगे तो आपको आपके साथ रूबरू होंगे और उन अपडेट्स को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।